Good morning to all. We are starting with financial management. Financial management comprises of two words. One is financial and the other is management. तो पहले एक brief introduction लेते हैं कि ये subject क्या है. Financial management. फाइनेंशियल वर्ड आया है फाइनेंस से, ठीक है. फाइनेंस मींस मनी. अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग. दैट मींस व्हाट यू हैव टू डू इन द सब्जेक्ट इज मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, ठीक है. अब डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है? डिसीजन मेकिंग के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मस्ट हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव. मस्ट हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव. And second is, each alternative should have pros and cons. क्या लिखा आपने कि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास एक से अधिक अल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब एक से अधिक रास्ते होने चाहिए. अगर एक से अधिक विकल्प नहीं होगा तो सोचने के लिए कुछ है ही नहीं. अगर विकल्प ही एक है तो फिर आप सोचेंगे क्या, डिसाइड क्या करेंगे? एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, इसे यहां से इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचना है और सिर्फ एक ही रास्ता है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है. और हम इससे पूछते हैं कि डिसाइड करके बताओ कौन से रास्ते से जाओगे, तो क्या ये कुछ डिसाइड करके बताएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है. ही डोंट हैव टू मेक एनी डिसीजन मेकिंग. लेकिन अगर मान लीजिए दो रास्ते हैं, तो क्या अब ऐसा होगा कि ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन से रास्ते से जाना है? बिल्कुल डिसाइड करेगा. लेकिन सिर्फ दो अल्टरनेटिव होने से ही डिसीजन नहीं होता. आपने जैसे ही दो रास्ते देखे तो आपने कहा कि डिसाइड करेगा कि उसे किस रास्ते से जाना है. ऐसा भी नहीं है. एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सेकेंड पॉइंट कि ईच अल्टरनेटिव शुड हैव प्रॉस एंड कॉन्स. इसका क्या मतलब है? देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो रूट है ये क्या है? शॉर्टर रूट है, ठीक है. ये शॉर्टर रूट तो है लेकिन ये स्मूथ रोड नहीं है, ये नॉन स्मूथ है. और ये वाली जो रोड है ये एकदम स्मूथ रोड है, मतलब प्लेन रोड है, ठीक है. लंबा रास्ता है लेकिन प्लेन रास्ता है. दूसरा वाला रास्ता छोटा तो है लेकिन वो प्लेन नहीं है, मतलब सड़कें खराब है वहां पे, ठीक है. हम इसे ऑप्शन नंबर 1 बोल देते हैं, इसे ऑप्शन नंबर 2 बोल देते हैं. अगर आप इस जगह पे हैं तो कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा? रास्ता नंबर 1 से जाना पसंद करिएगा या रास्ता नंबर 2? एक लंबा है लेकिन रास्ता अच्छा है, दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन सड़कें खराब हैं. कहां से जाना पसंद करेंगे? रास्ता नंबर 1. हाथ उठाइए, बताइए हमें कितने लोग पसंद करेंगे पहला रास्ता, ठीक है. कितने लोग पसंद करेंगे दूसरा रास्ता? ठीक है. पता है ओपिनियन भी लगभग 50-50 आ रहा है, ठीक है. इसका मतलब यह है कि ये जो आपके सामने हमने फैक्ट रखा ये डिसीजन मेकिंग है. अगर सभी लोग एक ही रास्ते को सेलेक्ट कर लेते
ठीक है, तो पता है इसका मतलब भी क्या था, डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग वही होती है जब आपके पास एक से अधिक विकल्प है और कुछ लोग एक विकल्प को ले रहे हैं तो कुछ लोग दूसरे विकल्प को ले रहे हैं। यही है पॉइंट नंबर 2, ईच अल्टरनेटिव शुड हैव प्रॉस एंड कॉन्स। हर अल्टरनेटिव के अपने कुछ फायदे होने चाहिए और साथ ही क्या होने चाहिए, नुकसान भी होने चाहिए। अगर दो रास्ता है और एक रास्ते में सिर्फ फायदा ही फायदा और दूसरे रास्ते में नुकसान ही नुकसान, तो पता है हर कोई किसे चुनेगा, जिसमें फायदा ही फायदा है। और ऐसे में अगर आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया तो इसे डिसीजन मेकिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर पूरी दुनिया एक ही चीज को सेलेक्ट करती है तो दैट इज नॉट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग उसे कहा जाता है जब आप कुछ और ले रहे हो और दूसरा कोई और डिसीजन ले रहा है। ठीक है ये बात। जैसे अब ये लंबे वाले रास्ते को ही हम कहते हैं कि ये नॉन स्मूथ है और छोटा वाला रास्ता स्मूथ भी है। अब कौन सा लेंगे, अब तो छोटा वाला जो स्मूथ रास्ता है सब कोई बोलेगा कि हम वही लेंगे। पता है आपने उसे सेलेक्ट किया कि आपने डिसीजन मेकिंग किया, नो दिस इज नॉट डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो आपको मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग यहां पे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर डिसीजन में एक से अधिक विकल्प होंगे आपके पास और दोनों ही विकल्प के, यानी एक से अधिक जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्प के कुछ अपने फायदे होंगे और कुछ क्या होंगे, नुकसान। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। ठीक है इतनी बात। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग डिसीजन मेकिंग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हर सिनेरियो में हर सिचुएशन में क्या आपके सभी के डिसीजन एक ही होंगे? नहीं, हर कंपनी का मैनेजमेंट अपने अपने तरीके से क्या करता है, डिसीजन लेता है। सिनेरियो बदलता है, कंडीशन बदलता है तो डिसीजन लेना भी बदल जाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वो चीज है जो कभी सिखाई नहीं जा सकती, वो अपने से आती है। ठीक है, पता है आप उस सिचुएशन में फॉल करते हो और फिर एनालाइज करते हो कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके के फैसले लेने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा साथ में, और डिसीजन मेकिंग में आपको भी अपना कुछ रोल अदा करना पड़ेगा। आप जब अपने इनपुट डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हां हम कुछ और इनपुट डाल रहे हैं और हम भी अपनी जगह सही है, दूसरा कुछ और इनपुट डाल रहा है और वो भी अपनी जगह क्या है, सही है। ठीक है, हर कोई सर्कमस्टांसेस को थोड़ा डिफरेंटली समझ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, थोड़ा डिफरेंट आंसर कर रहा है। ठीक है, चलिए कम टू द नोट्स। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Meaning of financial management. Financial management comprises the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, controlling of all activities relating to. कितनी सारी चीजें? Financial management comprises forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, controlling. पता है इन सब को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मिला के पूरी बात को, इन सारी बातें जितनी बातें लिखी है इन सब को मिला के हम बोलते हैं शॉर्ट में मैनेजमेंट। यही तो है मैनेजमेंट। फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। तो डेफिनेशन कहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, management of all activities relating to two things: acquisition and application. Acquisition and application of what? Of financial resources. Financial resources का मतलब होता है फंड, पैसा। क्लियर है इतनी बात? तो कुल मिला के डेफिनेशन पता है शॉर्ट में क्या बन गई, छोटी सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, टू थिंग्स, एक्विजिशन
and application of fund. Acquisition and application of fund. इन दो वर्ड पे अब फोकस कीजिए, फंड का एक्विजिशन और फंड का एप्लीकेशन। एक्विजिशन का मतलब होता है फंड लाने के बारे में मैनेजमेंट, फंड को कैसे लाया जाए, बिजनेस के लिए पैसा कैसे लाया जाए, उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। और एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, फंड को कैसे इस्तेमाल किया जाए बिजनेस में, उसकी मैनेजमेंट। तो कुल मिला के फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता ही क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फंड। एंड व्हाट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ इट्स सोर्सेस, लाने के बारे में, एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स यूजेस, ठीक है। तो पता है ये एक्विजिशन का मतलब क्या है? दिस इज एक्विजिशन मींस सोर्सेस, लाया कैसे जाए उसे मैनेज कीजिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसकी यूजेस, तो बिजनेस के लिए पैसा लाया कैसे जाए, उसे यूटिलाइज बिजनेस में कैसे किया जाए, ये पूरे मैनेजमेंट को कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। There are two basic aspects of financial management, that is procurement of fund, पैसा लाना, and an effective use of these funds to achieve business objective. पैसा लगाना, पैसा लगाना, पैसा लाना और पैसा लगाना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा लाना। पैसा लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है? पैसा लाने के लिए आपको ध्यान देना है कैपिटल स्ट्रक्चर का, और क्या ध्यान देना है आपको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और लिवरेज का। For procurement of fund, you need to take care of three things. Those are capital structure, cost of capital, and leverage. And utilization of fund के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए आपको ध्यान देना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का और कैपिटल बजटिंग का। ठीक है, इतनी बात। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज हमने लिखा है। हम पैसा लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा यह होता है कि हम जो पैसा लाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कितना पैसा डेप्ट होगा, कितना पैसा इक्विटी होगा, ठीक है। डेप्ट और इक्विटी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप एसेट फाइनेंस पे ले लेते हो। पैसा लेके एसेट क्यों खरीदें? हायर परचेज पे ही एसेट ही ले लेते हैं, लीज पे एसेट ही ले लेते हैं, सीधे उधार में मिल गया, ठीक है। तो जहां पे बहुत सारे सोर्सेस ऐसे भी है जहां पे आपको पैसा लेके उसे यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपने उधार में एसेट ही ले लिया, तो फाइनेंस भी अपने आप आ गया और यूटिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग फॉर, कितना डेप्ट रखा जाए, कितना इक्विटी रखा जाए, किस तरीके से हम कंपोजिशन बनाएं ताकि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर इस कदर क्रिएट कीजिए ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये इंटरलिंक्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको अपनी ओवरऑल लागत, जो हम पैसा लेके आ रहे हैं उस पे जो हम पे करते हैं उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम इक्विटी शेयर लेके आते हैं तो हम उस पे क्या देते हैं? डिविडेंड। हम लोन लेके आते हैं तो उस पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। जो हम पेमेंट करते हैं अपनी कैपिटल पे उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कैपिटल कितनी कॉस्ट आपको इंकर करा रही है, ठीक है। ये कॉस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, कॉस्ट किसकी कम होती है आपके हिसाब से, इक्विटी की कि डेप्ट की? अगर आप हमें इक्विटी शेयर के जरिए पैसे दोगे तो आप ज्यादा लोगे, या आप हमें डेप्ट के जरिए पैसे दोगे तो ज्यादा लोगे? आपको क्या लगता है? आप मान लीजिए इन्वेस्टर हो, हम कंपनी है, ठीक है, तो आपको जहां पे ज्यादा रिटर्न चाहिए वहां पे मेरी कॉस्ट ज्यादा है। आप हमें इक्विटी शेयर का पैसा देते हो तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, या आप हमें डेप्ट का पैसा देते हो तो आपको ज्यादा चाहिए? पता है, आप जब इक्विटी शेयर में पैसे लगाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, ठीक है। जब आप डेप्ट में पैसे लगाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होती है। रीजन बीइंग कि डेप्ट में तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर साल गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इक्विटी में क्या है, रिस्क भी है, हो सकता है कभी न भी मिले, कंपनी ने नहीं कमाया तो आपकी इक्विटी शेयर में एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है, तो निश्चित है मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। लेकिन डेप्ट पे मेरी कॉस्ट लो होती है, ठीक है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। इसी बात को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपको यह बात पता चलती है कि हमने लोन देना शुरू किया है, ठीक है, किसी को भी बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो हम देते हैं, ठीक है। ये बच्चा मेरे पास आता है, कहता है सर मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं। कहते हैं अच्छा बताओ कुछ उसके बारे में। कहता है सर ये बिजनेस ऐसा ऐसा है और इस बिजनेस में 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा हमसे क्या चाहते हो? इसने कहा सर 10 लाख रुपए हम चाहते हैं कि आप इसमें लगाएं और 10 लाख रुपए मैं खुद इसमें लगाऊंगा। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बिजनेस प्रपोजल भी अच्छा था, ठीक है। हमने कहा ठीक है 10 लाख रुपए ले लो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है, 12% पे तुमको लोन दे देंगे। हमने इसे 12% पे लोन दे दिया। अब जैसे ही ये बात खबर लगी सभी बच्चों को कि अच्छा सर बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं, तो ये बच्चा भी आ जाता है, कहता है सर सुना है आपने 10 लाख रुपए का लोन दिया है इसको 12% के रेट पे। हमने कहा हाँ। कहा सर हमें भी चाहिए। हमने कहा बताओ बिजनेस क्या है? इसने कहा सर बिजनेस ऐसा ऐसा है और इसमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा ठीक है, हमसे क्या चाहते हो? कहता है सर पूरा 10 लाख रुपए आप लगाएं, हम ये चाहते हैं। हमने कहा ठीक है ले लो, लेकिन हमको रिटर्न चाहिए अब 20%। हम 12% पे नहीं दे रहे हैं, कितने पे दे रहे हैं? 20%। क्या आपको उचित लग रहा है या अनुचित कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? अभी अभी आपको कितने में दिया था? 12%। इनको दे रहे हैं 20% में, गलत नहीं कर रहे हैं? बोलिए, गलत है? जो लग रहा है बोलिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कभी भी सामने से पैदा होकर नहीं आती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अपने मन से ही निकलता है। अगर किसी डिसीजन के लिए आपको बैठाया जाएगा तो लेना आप ही को पड़ेगा डिसीजन। अब आपको क्या लग रहा है कि हमने जो डिसाइड किया वो सही किया है कि गलत किया है? कुछ भी बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, क्यों सही किया है? क्यों सही किया है? तो मेरे पैसे से तो ये भी बिजनेस कर रहा है, आप कर रहे हो तो ये भी तो मेरे पैसे से बिजनेस कर रहा है। पता है वो 20 लाख रुपए में हमसे कितने ले रहा है? सिर्फ 10 लाख रुपए। और ये 10 लाख रुपए के पूरे 10 लाख रुपए हम ही से ले रहा है। पता है जब हम इसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिस्क कम दिखाई दे रहा है, और जब इसके बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा पैसा तो मेरा लगा है एट स्टेक, ठीक है। पता नहीं ये अच्छे से बिजनेस करेगा कि नहीं, वो तो 10 लाख रुपए अपने भी लगाया है तो ध्यान देगा बिजनेस पे, ठीक है। इसके बिजनेस में हमें ज्यादा रिस्क समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको कितने पे लोन दिया है? 20% पे। यानी आपको हम ये बात समझाना चाहते थे कि मार्केट में कोई कोटेशन नहीं मिल जाती है कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो सबको बराबर रेट पे मिलेगा, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट रेट भी डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपना पैसा कितना लगाया है। अगर 100 लाख रुपए के बिजनेस में 5 लाख रुपए का कर्जा लेंगे तो वो सस्ता मिलेगा, ठीक है। और 5 लाख रुपए के बिजनेस में 5 लाख रुपए का कर्जा लेंगे तो वो महंगा मिलेगा, ठीक है। अपने पैसे को कंपनी के टर्म्स में कहा जाता है इक्विटी। अगर कंपनी के टर्म्स में बात करें तो अपने पैसे का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर।
वो मालिकों का पैसा है, ठीक है, और डेब्ट क्या है? पराया पैसा। यानी एक कंपनी में इक्विटी का कंपोजिशन, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितना है वो रेट डिसाइड करता है किसका? डेब्ट का, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरलिंक्ड है। आप ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाइए कि कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो? कम हो, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, डेब्ट तो सस्ता मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन सिर्फ अगर डेब्ट लेने के चक्कर में रहे तो डेब्ट भी क्या होगा? महंगा हो जाएगा। तो एक बैलेंसिंग चाहिए आपको कि इक्विटी और डेब्ट का कैसा मिक्सचर बनाए कि कुल मिला के मेरी कॉस्ट क्या हो? कम से कम, ठीक है ये बात। तो फंड प्रोक्योर करते समय एक कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फंड प्रोक्योर करते समय किन बातों का ध्यान देता है? देता है कि कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट किया जाए, कितना पैसा कहां कहां से लाया जाए, लेकिन लाते समय इस बात का ख्याल रखता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर देने से काम नहीं चलेगा, रिस्क को भी कम करना पड़ेगा। इक्विटी और डेब्ट में क्या चीज रिस्की है कंपनी के लिए? जो कंपनी इक्विटी से पैसे ले रही है या डेब्ट से पैसे ले रही है? हम इक्विटी से पैसे ले रहे हैं और डेब्ट से भी पैसे ले रहे हैं, हम कंपनी है। हमें कौन सा पैसा रिस्की लगता है? हां, डेब्ट मेरे लिए रिस्की है। पता है डेब्ट मेरे लिए रिस्की क्यों है? क्योंकि हम कमाएं चाहे ना कमाएं इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इक्विटी पता है मेरे लिए रिस्की क्यों नहीं है? वो इसलिए रिस्की नहीं है क्योंकि हम नहीं कमाएंगे तो हमें नहीं देना है। पता है एक कंपनी को रिस्की डेब्ट नजर आता है लेकिन वो सस्ता भी होता है। तो सस्ता करने के लिए क्या हम अपना रिस्क बहुत बढ़ा ले? नहीं, आपको रिस्क का भी ध्यान देना पड़ेगा और रिस्क है लेवरेज। तो तीन चीजें याद रखिए, जब भी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किया जाएगा तो यू विल टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेवरेज। यानी एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और रिस्क भी बहुत ज्यादा न हो, ठीक है। यानी ऑप्टिमम रिस्क हो, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब ठीक ठाक रिस्क और ठीक ठाक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना, यही क्या कहलाता है? राइट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। इतनी बात। नाउ कमिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब पैसा लगाया कैसे जाए? कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, मतलब जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। मतलब कौन सी मशीन में पैसे लगाएं, कहां पे एसेट को एक्वायर करें, ठीक है, कौन से एसेट को एक्वायर करें, मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट रिलेटेड डिसीजन है दैट इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। लेकिन पैसे हमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट में नहीं इन्वेस्ट करने हैं। जब एक बिजनेस कर रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, कुछ कैश इन हैंड होना चाहिए, कुछ बैंक में बैलेंस होना चाहिए, कुछ इन्वेंट्री में पैसा होना चाहिए, ठीक है। उधार अगर हम बेचने का प्लान किए तो डेटर में भी कुछ पैसा फंसा रहेगा मेरा, ठीक है। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए कितना पैसा हमें यूज करना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के पहले तो फंड लाए और फंड लाने के बाद अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पैसा मेरे पास आया है उस पैसे में से कितना पैसा कैपिटल बस्टिंग में लगा दें और कितना कहां लगा दें? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए कितना रख लें और कितना एसेट्स में इन्वेस्ट कर दे, प्रोजेक्ट में फाइनेंस कर दे, ठीक है। इतनी बात। एक बात समझते हैं, वर्किंग कैपिटल के साथ भी वर्ड अटैच है मैनेजमेंट, ठीक है। इनफैक्ट ये सभी चीज मैनेजमेंट ही है। अब ये वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट क्या चीज है? क्या सोचना होता है वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। क्या चीज सोचना है भाई? वर्किंग कैपिटल में इतने पैसे लगा दे, कैसे सोचते हैं हम कि कितना लगा दें? हमें प्लान करना होता है कैश इन हैंड कितना रखें, इन्वेंट्री कितनी रखें, ठीक है। एक बात बताइए, कैश इन हैंड कितना रखना चाहिए? ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए? जो लगे दिल को वो बोलिए। क्या लगता है आपको बिजनेस में कैश इन हैंड ज्यादा रहे या कम रहे? अब रिक्वायरमेंट तो पता चलती नहीं है एग्जैक्ट। आज धंधा शुरू करने वाले हो, तुमको पता है क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी तुम्हारी? तो मोटा मोटी अंदाज से थोड़ा सा ज्यादा ही रख ले, थोड़ा सा कम ही रख ले, क्या करें, कैसे रखें?
आइए समझते हैं, अगर हम कैश इन हैंड ज्यादा रखेंगे तो बिजनेस में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आई कि आज माल सस्ता मिल रहा है, तुरंत पैसा दो, माल सस्ता मिल रहा है, तो वो हम अवेल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्यादा कैश अपने पास रखते हैं तो कर्ज लेके पैसा आए हैं ना, उसके इंटरेस्ट का लॉस कंटिन्यूअसली हमें हो रहा है। लेकिन कैश इन हैंड है तो हम बिजनेस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो भी अवेल करेंगे। यानी ज्यादा कैश रखने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो क्या किया जाए, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए जो आपके लिए बेहतर है। ध्यान दीजिएगा, यही तो मैनेजमेंट है, ठीक है। जहां पे एक से अधिक रास्ते हैं, ठीक है, अगर एक से अधिक रास्ते ही नहीं होते तो शायद कोई डिसीजन मेकिंग होती ही नहीं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब यह है हर कोई डिसाइड करता है अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि कैश ज्यादा रखने में भलाई है, पता है क्यों? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो तो बहुत कंपैरेटिवली कम है। कभी कभी बिजनेस में हमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम बहुत ज्यादा फायदा कमा लेते हैं कैश होने की वजह से, तो हम कैश ज्यादा रखेंगे। इनका धंधा ऐसा है कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कैश रखने पे भी, कि माल बहुत सस्ता मिल जाए, कभी ऐसा बहुत कम होता है। तो इनको लगता है कि इंटरेस्ट की भार मेरे लिए क्या है, ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि हम कैश क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबको ही एक जैसा डिसाइड करेगा। ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा और सबके लिए जो ओपिनियन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, इन्वेंट्री हमें क्या रखनी चाहिए? वर्किंग कैपिटल का हिस्सा इन्वेंट्री, स्टॉक, ज्यादा रखा जाए या कम रखा जाए? क्या किया जाए बिजनेस में, स्टॉक ज्यादा रखें या कम रखें? अगर हम स्टॉक ज्यादा रखेंगे तो मेरा कस्टमर कभी भी वापस नहीं जाएगा, ठीक है, ये फायदा है। लेकिन अगर हम स्टॉक कम कर देंगे, ज्यादा रखेंगे तो फायदा क्या है कि मेरा कस्टमर कभी वापस नहीं जाएगा। कम रखेंगे तो उसके भी तो फायदे हैं, कम रखेंगे तो बहुत ज्यादा मेरा पैसा स्टॉक में ब्लॉक नहीं होगा, तो इंटरेस्ट हम बहुत ज्यादा लूज नहीं करेंगे। और ये बात समझ में? तो अब ज्यादा रखा जाए कि कम रखा जाए, ये बताइए। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा एक कस्टमर चला जाता है तो उसमें हमें ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं भाई, हम तो क्या करेंगे, स्टॉक ज्यादा रख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, ठीक है, हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और जो नॉन रीयूजेबल यूटेंसिल्स होते हैं वो यूज करते हैं। नॉन रीयूजेबल का मतलब है दोबारा यूज नहीं होगी, जिसको हमने एक बार सर्व कर दिया फिर वो यूटेंसिल्स खराब हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो फाइबर वगैरह की कटोरियां होती हैं वो सब यूज करते हैं, ठीक है। 1 रुपए की वो फाइबर की कटोरी आती है और उसमें हम 50 रुपए का सूप पिलाते हैं कस्टमर को, ठीक है, और उस 50 रुपए के सूप में 25 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अंदाज तो ये है कि फाइबर की जो कटोरी है वो हमें एक दिन में 25 यूनिट कंज्यूम होती है, तो 25 यूनिट ही रखें या फिर ज्यादा से ज्यादा रख ले, 50-100 रख लें? अरे 50-100 रख लो। अरे कितना ज्यादा पैसा फंस जाएगा, 1 रुपए की कटोरी है, खुद वो है, उसमें कितना तुम्हारा इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, कितना पैसा फंसा दिए हो। लेकिन अगर एक कस्टमर गया तो समझ में आ रहा है क्या होगा, 25 रुपए सीधे चले जाएंगे। तो अब वो स्टॉक रखते समय ये थोड़ी ना सोचेगा कि कम रख लेना चाहिए, वो तो भरपूर जरूरत से ज्यादा रख लेगा, ठीक है। अब हम 100 रुपए का माल अपनी दुकान में रखते हैं जिसमें 1 रुपया बस कमाते हैं, 1% पे बिजनेस करते हैं। तो अब तो हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर 1 महीना मेरा स्टॉक फंस गया, 12% पे हमने लोन लिया है, ठीक है, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, 1%। अगर कोई माल 1 महीने से ज्यादा रुक गया तो इंटरेस्ट ही ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम इन्वेंट्री कितनी रखेंगे, कम रखेंगे, इतनी रखेंगे कि 1 महीने के अंदर माल निकल जाए। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग ऐसी चीज नहीं है जो बता दी जाए यही किया जाता है, इन्वेंट्री ज्यादा रखी जाती है, ऐसा ये पेपर ही नहीं है। ये तो हर सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, बदलता जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट